नमस्कार। इस बातचीत में हम भारत के संविधान के बनने की पूरी कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये सवाल काफी बड़ा है ना? कि दुनिया के सबसे विविध देशों में से एक के लिए दुनिया का सबसे लंबा संविधान आखिर लिखा कैसे गया। तो चलिए इस असाधारण दस्तावेज के बनने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे उस प्लान से जो सत्ता के लिए बनाया गया। फिर देखेंगे कि संविधान सभा कैसे बनी, उसने समितियों के जरिए कैसे काम किया, डॉक्टर अंबेडकर और ड्राफ्ट का क्या रोल था, और आखिर में संविधान को कैसे अपनाया गया। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब ब्रिटिश शासन खत्म हो रहा था। अब भारत को अपने भविष्य को चलाने के लिए एक नए ढांचे की, एक ब्लूप्रिंट की सख्त जरूरत थी। और इसी जरूरत को देखते हुए पहला ठोस कदम उठाया गया 1946 में कैबिनेट मिशन के रूप में। इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भेजा था ताकि सत्ता का ट्रांसफर शांति से हो सके। असल में इसी मिशन ने भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का रास्ता खोला। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस मिशन ने एक अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। इसने एक संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये वो विचार था जो आगे चलकर बंटवारे की सच्चाई की वजह से कामयाब नहीं हो पाया। तो प्लान तो आ गया, लेकिन इस प्लान को हकीकत में कौन बदलता? यहीं पर एंट्री होती है हमारे संविधान के निर्माताओं की, यानी कि भारत की संविधान सभा की। ये जो शुरुआती तारीखें हैं, इन पर खास ध्यान दीजिएगा। ये वो माइलस्टोन है जिनसे अक्सर प्रीलिम्स में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना। ये तस्वीर उसी ऐतिहासिक पल की है। 9 दिसंबर 1946 जब संविधान सभा पहली बार मिली। ये भारत के अपने शासन की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन यह सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये उस वक्त के पूरे भारत की विविधता का प्रतीक था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों हर जगह से लोग शामिल थे। लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ और उसके बाद ये संख्या घटकर सिर्फ 299 रह गई। ये नंबर हमें उस बंटवारे के दर्द की भी याद दिलाता है। ये तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे बंटवारे ने सिर्फ देश की जमीन को ही नहीं, बल्कि उस संस्था को भी बांट दिया था जिसे इसका भविष्य लिखना था। अब सोचिए, इतना बड़ा काम, यानी पूरे देश का संविधान बनाना, कोई एक साथ तो नहीं कर सकता। तो सभा ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाया। उन्होंने इस विशाल काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और इसके लिए अलग अलग कमेटियां, मतलब समितियां बनाई। ये कुछ मुख्य समितियां थीं, जैसे यूनियन पावर्स कमेटी नेहरू जी के पास, तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल के पास। मेंस के आंसर्स के लिए इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि संविधान बनाने का काम कितने व्यवस्थित तरीके से किया गया। तो इन सभी समितियों में से एक समिति थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जी हाँ, मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को हमारे संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। उनकी कानूनी समझ और दूरदर्शिता ने ही फाइनल डॉक्यूमेंट को आकार दिया। और ये वो पल है जब सभी समितियों की महीनों की मेहनत एक जगह इकट्ठी हुई। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का फाइनल ड्राफ्ट सभा के सामने पेश किया, जो भारत के भविष्य का खाका था। सभा के अंदर बहसें बहुत गहरी और कई बार बहुत तीखी भी होती थीं। जाति के मुद्दे पर अंबेडकर और गांधी के विचारों में जो फर्क था, ये तो बस एक उदाहरण है। इसी तरह भाषा, अल्पसंख्यकों के अधिकार और केंद्र राज्य के संबंधों जैसे कई मुद्दों पर गंभीर वैचारिक मतभेद थे। और इन्हीं बहसों से निकलकर हमारे संविधान ने अपना अंतिम रूप लिया। तो सालों की गहन बहस और चर्चा के बाद आखिरकार वो अंतिम दस्तावेज तैयार था। एक ऐसा दस्तावेज जो आगे चलकर 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को दिशा देने वाला था। इस पूरे काम को करने में कितना समय लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये आंकड़ा इस काम के पीछे लगी मेहनत और लगन का सबूत है। और उस समय इस पूरे काम पर कुल खर्च आया था 64 लाख रुपए। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी, जो दिखाती है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर और कितनी गंभीरता से किया गया था। यहां पर 2 तारीखों में कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों अलग अलग ऐतिहासिक पड़ाव हैं।
एक और जरूरी बात, संविधान अपनाने के साथ ही सभा का काम खत्म नहीं हुआ। यही सभा आजाद भारत की पहली अस्थायी संसद बनी और इसने पहले आम चुनाव होने तक देश को संभाला। और आखिर में बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, यानी प्रस्तावना की। इसकी जड़ें उसी उद्देश्य प्रस्ताव में हैं जिसे नेहरू ने पेश किया था। यही प्रस्तावना उन सिद्धांतों को बताती है जो आज भी भारत को रास्ता दिखाते हैं। तो दस्तावेज तो लिख दिया गया, लेकिन इसके आदर्शों को जिंदा रखने का काम आज भी जारी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आज के भारत के लिए इस संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका जवाब सिर्फ हमारी परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश के भविष्य के लिए भी बहुत मायने रखता है।